अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख और पंजाब की सूरत हाल का एक उबूरी रिलीफ निकल आया है। फिल वक्त कुछ ना कुछ ये मामला एक तरफ बैठा है। हुआ कुछ यूँ कि गुज़श्ता रात गवर्नर पंजाब ने परवेज़ इलाही साहब को ओहदे से बरतरफ कर दिया। सुबह होते ही परवेज़ इलाही साहब वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला नोटिफिकेशन था और अपने बरतरफ किए जाने के मामले को चैलेंज कर दिया उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में इसकी पूरा दिन समाअत होती रही। अदालत ने परवेज़ इलाही साहब से एक अंडरटेकिंग मांगी। उन्होंने कहा कि हम आपको अबूरी तौर पर यानी फिल वक्त रिलीफ दे देते हैं, आपको बहाल कर देते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आप हमें लिख कर दे दें कि आप असम्बली तहलील नहीं करेंगे जब तक आप कॉन्फिडेंस का वोट नहीं ले लेते। ताख़ीर हुई, समाअत को मुअख्खर किया गया और अब से कुछ देर पहले ये मुख्तसर फैसला सुनाया है लाहौर हाई कोर्ट ने कि परवेज़ इलाही साहब को बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल कर दिया गया है इस शर्त पे कि वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। और 11 जनवरी को मज़ीद समाअत के लिए तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद मामला जो है वो अब 11 जनवरी को सुना जाएगा, जिसमें फ़रीक़ैन हैं गवर्नर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी साहब, स्पीकर साहब, और जो मामला है इसके ऊपर बहुत से कानूनी नुकात हैं, अभी भी बहुत से कानूनी नुक्ते हैं, प्रोसीजरल इसमें मसले मसाइल हैं जिसके ऊपर बहस होना बाकी है। उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 11 जनवरी को एड्रेस किया जाएगा। अभी जो मामला है कानूनी तौर पर भी, सियासी तौर पर किस तरह से रुख लेगा, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहबा और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ मौजूद हैं सियासी गुफ्तगू के लिए। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो अबूरी रिलीफ दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट का जो मुख्तसर फैसला है उसको, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हैं जी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसल चौधरी साहब। फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो फैसला आया है इसके ऊपर आपका इनिशियल टेक अवे क्या है? इसको एज अ प्रेसिडेंस हम ट्रीट करें, और अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो क्या आप राय रखते हैं इसके ऊपर? देखिए, एज ए प्रेसिडेंट तो अलीना इसको नहीं ट्रीट किया जा सकता बिकॉज इट्स इंटरिम ऑर्डर, और हाई कोर्ट ने जो है ये एक नोटिस जो गवर्नर साहब का नोटिफिकेशन है प्राइमा फेशियली जो रात को उन्होंने किया उसको ये समझते हुए कि वो लीगली जो है सस्टेनेबल नहीं है तो उसको मुअत्तल कर दिया है। उसकी लीगलिटीज जो हैं वो 11 जनवरी को ये जब नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होंगी तो उस पर जो उन्होंने रीजंस दी हैं, जो उन्होंने इसकी बैकग्राउंड थी, उसके ऊपर भी बहस होगी और उसके ऊपर अदालत जो है अपनी राय देगी। अभी जो एक इंटरिम जो है वो रिलीफ मिला है, और आई थिंक स्पीकिंग लीगली स्पीकिंग तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आज अपनी हुकूमत जो कि रात को गवर्नर साहब ने हटाई थी उसको आज बचाने में कामयाब हो गए। बट आपको फैसला लगता है कि ये जो अबूरी रिलीफ देना है ये मामले का बेहतर तरीका था, बेहतर हल निकाला है कोर्ट ने? देखिए, मतलब इसका और हल जो है इस सूरत हाल में क्या हो सकता था? एक हल तो ये हो सकता था कि अदालत जो आर्टिकल 112 के तहत जो डिस्क्रेशनरी पावर है सीएम की कि वो एतमाद के वोट के दौरान अपनी जो असेंबली जो है तोड़ने की एडवाइस दे सकते हैं, तो वो ये जो आज है नोटिफिकेशन की लीगैलिटी जो है उसको डिसाइड करते और ये फिर जो भी आइन के मुताबिक काम होता तो उन्होंने उसको जो है वो उसको वैसे करने दिया जाता। बेहतर तो यही था कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स हैं या बार्स हैं उनमें अदालत को भी इख्तियार मेरी ओपिनियन में हासिल नहीं है कि उसको वो उसकी हल निकालें या उसको इनडायरेक्टली करें। तो एक तो तरीका ये हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल केसेस होते हैं ऑब्वियसली अदालत भी जो है वो एक उनके नज़र में ये भी होता है कि किसी किस्म का भी जो पॉलिटिकल केसेस में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जिस फरीक के हक में फैसला आ जाए वो तो खुश होता है, जिसके हक में नहीं आए तो वो फिर लाजमी क्रिटिसाइज भी करता है, फिर कीड़े भी निकलते हैं। तो ये 97 में भी ये सूरत हाल मंजूर भट्टू साहब के साथ ही हुई थी। तो जब अदालत में मामला जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ सेफली कि फिर टाइम लगता है, और इस किस्म के अरेंजमेंट्स जो हैं वो शायद उनको इतने नहीं देखा जाता। अच्छा, मतलब आप ये फोर्सी कर रहे हैं कि जब 11 जनवरी को दोबारा रिकन्वीन होगी अदालत तो उसमें जो बाकी बहुत सारे कानूनी सवालात हैं एंड ऑब्वियसली वो सेटिस्फैक्शन का मयार क्या हो गवर्नर का, वो बुनियादी नुक्ता उसको एड्रेस किया जाएगा। बट ये बताएं आपका प्रिंसिपल मौक़िफ़ है सारी सूरत हाल के ऊपर क्या है फैसल? क्या आपको लगता है गवर्नर साहब ने जो नोटिफिकेशन किया वो दुरुस्त था?
मेरी राय ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, वो रियासत को चलाने का एक सबसे सुप्रीम एक मैकेनिज्म है। उसको पॉलिटिकल मिसचिफ्स के लिए यानी सियासी अगराज़ और मकासद के लिए नहीं यूज करना चाहिए। गवर्नर साहब हो, स्पीकर साहब हो, वज़ीर आला साहब हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, मसलन ये तो नहीं देखना, किसी तौर पर जस्टिफाई तो किया नहीं जा सकता कि आप गवर्नर घात लगा के बैठे रहे और अगर कोई देखें कि गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं है और या सुबह रास्ते पर लड़ाई हो जाए चीफ मिनिस्टर की और गवर्नर की और वही कह दें जाके आप एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट नॉर्मली उन हालात में कहा जाता है जब कोई गवर्नमेंट कोई बिल पास कराने में नाकाम रही हो या कोई फाइनेंस बिल में वो अपनी एक्सपीरियंस साबित करने में नाकाम हो, तो ऐसी हिस्ट्री तो मिलती नहीं है। अभी जो गवर्नर साहब ने जो उनकी वजूहात भी लिखी हैं, वो वजूहात कोई ऐसी जो कन्विंसिंग नहीं है। यानी अगर तो कोई बिल पास ना करा सकते परवेज लाई साहब की हुकूमत, फिर बात समझ में आती है कि गवर्नर साहब ये कह सकते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो अक्सरियती राय है, जो अददी अक्सरियत रखने वाली पार्टी है, उसी को गवर्नेंस का हक होता है। और अकलियती अगर अकलियत में बदल जाए तो उसका कोई वाज़ेह सबूत होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि गवर्नर साहब या कोई भी वो घात लगा के बैठे रहे। इस तरह से फिर सिस्टम नहीं चल सकेगा। ये इस तरह से फिर ये जो बैड प्रेसिडेंट्स होती हैं, ये फिर लेकिन आईन इजाजत तो देता है, गवर्नर को कोई इख्तियार तो दिया है कि अगर वो ये समझता है कि अब मेजॉरिटी कमांड नहीं करता है वजीर आला, तो वो बिल्कुल जाके वोट ले। फिर ये अब आगे से इसका आर्ग्यूमेंट दिया जाता है लेट्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से कि क्योंकि इजलास चल रहा था और चलते हुए इजलास के अंदर गवर्नर का इख्तियार नहीं है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक स्पीकर साहब ने नुक्ता उठाया है, वो ये कह रहे हैं कि ऑन गोइंग एक सेशन है। आइन के तहत जो असेंबली का इजलास बुलाने का इख्तियार दो लोगों को होते हैं, वफाक में वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान को, और सूबाई हुकूमत में ये स्पीकर को सदर और स्पीकर नेशनल असेंबली और स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली और गवर्नर साहब को, ये उनके सेशन जो हैं वो बुलाए जा सकते हैं। जो ये इख्तियार जिस तरह से गवर्नर साहब को आइन में दिए हैं आर्टिकल 130 आर्टिकल 7 में, उसी तरह आइन का आर्टिकल 112 भी है, उसमें ये डिस्क्रेशन वज़ीर आला की है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली एंड पॉलिटिकली स्पीकिंग हाउस बिलोंग्स टू मेजॉरिटी, यानी वो अगर किसी मामले पर जाते हैं और ये जो जमहूरियत है उसकी तो बुनियाद ही इलेक्शन है। अगर देखिए, एक आदमी अक्सरियत में हुकूमत बना के बैठा है, उसकी हुकूमत चल रही है, वो सेशन चला रहे हैं, इसके बाद अगर वो लोगों के पास जाते हैं यानी पब्लिक एट लार्ज के पास वोट लेने जाते हैं, तो इसको जमहूरियत में इसको बुरा नहीं समझा जाता। पूरी दुनिया में जहाँ पे जमहूरी माशरे हैं नहीं, बट असेंबली का बिजनेस तो ऐसे ही चलता है ना कि कभी अक्सरियत होती है, फिर उन्होंने हुकूमत बना ली, लेकिन दरमियान में टेन्योर में ऐसे भी हो सकता है कि वो अक्सरियत खो दे। हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक वाज़ेह सबूत होना चाहिए। वही तो मैंने अर्ज किया ना कि मसलन अगर हुकूमत अपना बिल पास नहीं करा सके तो फिर एक कन्विंसिंग रीजन आ जाती है कि देखिए, अब ये जो वाज़ेह सबूत है, इसी के लिए तो ठीक है हम उसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं, बट इसी के लिए तो गवर्नर ने कहा कि ठीक है आप बुला ले, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले, मामला खत्म हो जाता। गवर्नर साहब ने ये कहा कि आपका वजीर जो है इस्तीफा दे दिया है, आपने पॉलिसी स्टेटमेंट और दी है, यानी वो दूसरे घर की लड़ाई को वो सीएम साहब के पास ले आए ना, तो ऐसे थोड़ी होता है। कभी ऐसा पहले हुआ नहीं, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं। होता हमेशा से ये था कि अगर जब बिल पास कराने से या कोई ऐसा कोई मतलब आप कन्विंसिंग रीजन जो है गवर्नर साहब भी तो नहीं दे सके ना। अगर कन्विंसिंग रीजन हो तो फिर तो जाहिर है उनका इख्तियार है और उनको इस्तेमाल करना है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर साहब को भी पावर देता है और कॉन्स्टिट्यूशन सीएम को भी इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। अच्छा, इसके ऊपर इख्तिलाफ राय पाया जाता है वैसे फैसल, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, वो जो रीजनिंग दी गई है वो फिर बाद में दी गई जब नोटिस किया स्पीकर को, बट इनिशियल जो गवर्नर का नोटिफिकेशन था उसमें 130(7) को इन्वोक किया गया, जो इन इटसेल्फ इज वेरी एक्सप्लेनेटरी। लेकिन एक चीज मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि देखिए 130(7) को इन्वोक करने की पावर तो है ना, डिस्क्रेशन भी रीजनेबली इस्तेमाल करनी है ना। ये तो नहीं कि या तो मतलब गवर्नर साहब को चीफ मिनिस्टर साहब का चेहरा पसंद ना आए तो इख्तियार तो उनका है,
तो ये जरूर इस तरह से बट वो सेटिस्फैक्शन का मयार आप कह रहे हैं कि तय होना चाहिए और उसकी तशरीह होनी चाहिए। जो है ना, स्वाबदीद जो है, स्वाबदीद भी रीजनेबली एंड लॉजिकली आपको करनी है, वरना फिर जो अमूर मुमलिकत है ये नहीं चल सकेंगे। फिर एक दूसरे के खिलाफ घात लगा के बैठने से काम नहीं चलता, उसमें नुकसान आपका मेरा पब्लिक एट लार्ज का होता है, इसकी जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे कि जब इजलास चल रहा होता है तो स्पीकर साहब का इख्तियार है और उसके दौरान गवर्नर साहब नहीं कर सकते, इसके ऊपर मैं पढ़ रही थी, हमारी एनालिस्ट भी हैं रीमा उमर साहिबा, वो नज़ीर देती हैं 1994 के सुप्रीम कोर्ट के केस की, जिसमें ये करार दिया गया कि स्पीकर साहब का ये कहना कि जो गवर्नर हैं वो इजलास नहीं बुला सकते सूबाई असम्बली का, ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसमें अभी तक जो मैंने रूल्स पढ़े हैं कि जो आइन की मौजूदा सूरत हाल है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब देखिए, इसमें गवर्नर साहब को 130(7) में कह तो दिया गया कि आप एतमाद का वोट लें। अब कॉन्स्टिट्यूशन में वज़ीर आला के पास तो इजलास बुलाने का इख्तियार है नहीं, या गवर्नर साहब बुलाएंगे या स्पीकर साहब बुलाएंगे। अब स्पीकर साहब ने ये कहा है कि आप जो मेरा ऑन गोइंग इजलास है उसके बीच में आप अलहदा इजलास नहीं बुला सकते। अब ऑन गोइंग इजलास में वैसे नॉर्मली ये समझा जाता है कि जब इजलास है, लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट बड़ा पावरफुल आर्गूमेंट है कि इसका तो ये मतलब है कि आप इजलास शुरू करें और ख़त्म ना करें और बाकी सारा जो है आइन अज़्व मुअत्तल हो जाए। तो ये बात भी ठीक नहीं है जो अभी हो रहा है, नहीं, जो कि अभी हो रहा है, या आप समझें कि उसको जो है करने की कोशिश भी की गई, लेकिन मेरा ख्याल में इजलास तो बुलाया जा सकता था, इजलास को बुलाने में कबाहत नहीं थी, लेकिन और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना जो है ये भी शायद लेना तो पड़ेगा ही। उसके लिए कोई रीजनेबल टाइम, जैसे 97 में 10 दिन का टाइम दिया गया था और उससे पहले शेरपाव केस में 35 डेज के लिए वो डिले कर दिया गया। कोई रीजनेबिलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए। देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जाहिर है, अगर वज़ीर आला साहब को वज़ीर आला रहना है तो अपनी अक्सरियत तो साबित करनी होगी। और अगर आज भी उन्होंने वैसे एक बिल पास कराया है, जो मैं पढ़ा था, रिपोर्ट हो रहा था, अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर, तो इशू ये है कि ये और दूसरा मेरा एक वैसे एज ए लीगल प्रैक्टिशनर भी मेरी ये बात, मैं इसको बड़ा बिलीव करता हूँ कि इलेक्शन से पॉलिटिकल पार्टीज को शाये अवे नहीं करना चाहिए। दे शुड फेस पब्लिक, हमेशा आपकी बात अहम है फैसल, जब आप ये कहते हैं, आप जब ये कहते हैं कि गवर्नर साहब ने जो रीजनिंग प्रोवाइड की है वोट की, एतमाद की वोट की, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, वो आपको ठीक नहीं लगी, लेकिन ये वाला आर्ग्यूमेंट कि स्पीकर साहब का कि आप बुला नहीं सकते थे क्योंकि ऑनगोइंग इजलास था, इसको आप बाय नहीं करते, इसमें गवर्नर साहब सही हैं। इसमें देखें, यही वो नुक्ता है जिसको इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें जो रूल्स और आइन जो है इस मामले के ऊपर खामोश है कि दोनों पावर्स एक टाइम पे यूज की जा सकती हैं। जैसे तारीख में नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस भी पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया गया, हमेशा या नो कॉन्फिडेंस आता था या कॉन्फिडेंस का वोट होता था। तो अदम एतमाद और एतमाद की तहरीक भी कभी हिस्ट्री में मेरा मतलब नॉन हिस्ट्री में तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी पेश हुई। ठीक, फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ी तफसीलन फैसल ने हमें आगाह किया कानूनी पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर, और आज अदालत ने एक इंटरिम रिलीफ दिया है, एक गुंजाइश, एक रास्ता निकाला है कि पंजाब के मामला फिल वक्त कैसे आगे चले। बेनज़ीर, ये जिस तरह से मामला आगे चल रहा है, आपकी क्या सियासी तौर पर, अब ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं, राय है कि अब ये मामला स्मूथली आगे चलेगा, अदालत तशरीह कर देगी, उसके बाद मामला सेटल हो जाएंगे, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, या आपको लगता है कि अभी भी पंजाब में टर्मोइल बरकरार रहेगा? अलीना, पहले तो मेरी भी कुछ आज कानूनी माहिरीन से बात हो रही थी इस इशू पे, और क्योंकि अब ये मामला टल गया है 11 तारीख तक, तो वो कह रहे थे कि अदालत के सामने 3 बड़े अहम सवाल होंगे। एक तो ये कि क्या जो गवर्नर हैं वो वजीर आला को डी नोटिफाई कर भी सकते हैं या नहीं। दूसरा कि जो गवर्नर हैं वो स्पीकर की रूलिंग को ओवर रूल कर सकते हैं या नहीं। और तीसरा जो बड़ा अहम सवाल होगा वो ये कि गवर्नर वजीर आला को तब डी नोटिफाई कर सकते हैं जब उनके खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेंडिंग हो, जो मेरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज जाके वापस ले लिया गया। कल जब नोटिफिकेशन आया था वजीर आला के बारे में तो तब तो विड्रॉ नहीं किया था, तब तो पेंडिंग था। तो ये 3 नुकात हो सकते हैं, कानूनी नुकात, जिस पे गौर किया जाए अगली अदालत का जो सेशन होगा। देखिए, 11 तारीख को अब क्या फैसला आता है हमें नहीं पता, लेकिन अगर परवेज लाई साहब से कहा जाता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि उस पर आज मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बात हुई है, तो मेरी जाती इसमें राय ये है कि उनको, परवेज लाई साहब को थोड़ा सा ये मुश्किल में डाल सकती है।
क्योंकि इस पर बहुत बहस हो रही थी कि परवेज लाई साहब के पास नंबर तो पूरे हैं, 186 हैं, 187 हैं, 3 पीटीआई के एमपीएस जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, वो भी अगर वापस आ जाते हैं तो 190 हो जाएंगे। तो फिर मसला क्या है, वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करें, वो वैसे भी जीत जाएंगे। ये मामला मेरे ख्याल से इतना सिंपल नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि परवेज लाई साहब शायद इस वक्त इतने कॉन्फिडेंट मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक जो बड़ा वाज़ेह फर्क है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, वो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ओनस जो होता है वो ऑपोजिशन पे होता है, ऑपोजिशन ने अपने नंबर दिखाने होते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो ओनस होता है वो वजीर आला पे होता है, वजीर आला ने अपने पूरे नंबर दिखाने होते हैं। अब फर्ज करें कि वोटिंग वाले दिन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन कुछ एमपीएस हैं, अगर 3-4 एमपीएस हैं जितनी लीड है अभी परवेज लाई साहब के पास, वो नहीं आते वोट डालने, तो परवेज लाई साहब क्या करेंगे? उस दिन तो वो वोट हार जाएंगे। हाँ, बाद में उनको डीसीट कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाके कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन उस दिन तो वजीर आला जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाएंगे। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन बन सकती है परवेज लाई साहब के लिए। इसलिए मैं कहूंगी कि वो अभी इस मामले को जितना वो डिले कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और परवेज लाई साहब जीत जाते हैं तो फिर अलीना मैं कहूंगी उनके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है। बल्कि सियासत में अगर कोई हो तो आपको परवेज लाई साहब करना चाहिए, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर जाते हैं। अच्छा, आपने विन विन की आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो परवेज लाई साहब ने तो आज इतना जबरदस्त बयान दिया है, वो तो समझे हुए कि ही इज वॉन, क्योंकि वो कहते हैं दुश्मन, अब दुश्मन का लफ्ज बड़ा मानी खेज है, वो कहते हैं दुश्मन खा कुछ भी कर ले हुकूमत हमारी कायम रहेगी। भट्टी साहब, ये तो हुकूमत तहलील करने के लिए, असम्बलियाँ तहलील करने से शुरू हुई थी सारी की सारी बात, ये क्या हो गया? वो कहते हैं शेर शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है? सर तशरीह कीजिएगा ज़रा। शायर का मतलब है कि होन आराम जे। अच्छा, कि वफाकी हुकूमत साहबा और गवर्नर साहब होन आराम जे, और मज़हर अब्बास साहब के साईं उस्मान बुज़दार साहब होन आराम जे, यानी शायर ये कहना चाह रहा है, इनडायरेक्ट ये कहना चाह रहा है। आपको लग रहा है कि शायर जीत गया है? परवेज इलाही साहब की जीत लग रही है आपको अभी? हाँ, आप देख लीजिएगा 11 जनवरी के बाद आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेंगे उस वक्त भी देख लीजिएगा। मैडम शेख, 2-3 ख्याल दिल में आते हैं माजरत के साथ कि कहीं कुछ पीछे हो तो नहीं रहा था। सेशन जारी था, तहरीक एतमाद जमा हो चुकी थी, तब गवर्नर साहब अचानक जागे, उन्होंने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने को कहा, और वो भी बिला किसी वजह से। ये पहले दिन से कह रहा था वफाकी हुकूमत बजरिया गवर्नर गैर आइनी है, गैर कानूनी है और गैर इखलाकी है। अच्छा, और वो भी किसी वजह से के बिना और किसी सबूत के बिना कि वज़ीर आला अक्सरियत खो चुके हैं। अच्छा, फिर अचानक गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी रेंजर के हवाले हो जाती है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो फड्डा चल रहा था 7 महीने से वफाक और पंजाब में, अचानक आईजी लग जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी लग जाते हैं। फिर रात की तारीकी में 12 घंटे गुजरने के बाद रात के आखिरी पैर में वज़ीर आला डी नोटिफाइड हो जाते हैं, और उसी वक्त चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद होते हैं दफ्तर में, और वो उसी वक्त ऑर्डर भी कर देते हैं। अच्छा, फिर मामला हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट में वो तो नोटिफिकेशन मुअत्तल हो जाता है, मगर असम्बलियाँ ना तोड़ने की अंडरटेकिंग लेकर परवेज इलाही बहाल, काबीना बहाल, 11 जनवरी तक मामला चला जाता है, और इन द मेन टाइम तहरीक अदम एतमाद भी वापस हो जाती है। और अब ये मेरी अदालत है, मैं तो नहीं कहता कि ये कहीं ना कहीं सारा कुछ मैच फिक्स था, नहीं होगा, लेकिन इसमें गवर्नर को क्या मिला, वफाकी हुकूमत को क्या मिला? इशू बुनियादी तौर पे ये है कि वफाकी हुकूमत साहबा, ये तो इनको तो इलेक्शन करवाने थे जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़नी थी, ये हवाइयाँ उड़ी हुई, ये सारे क्या कर रहे थे? सर, आपका सवाल अपनी जगह जायज़ है, लेकिन फिर सवाल ये भी है कि इमरान खान साहब को क्या मिला? चले, परवेज इलाही तो आप कहते हैं उनकी जीत है, लेकिन इमरान खान जिन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी थी, क्या उनकी भी जीत है? जरा आपका ये जो सवाल है, अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम शेख, भट्टी साहब इजाजत दीजिएगा, ये अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपका जो सवाल है अता तारड़ साहब के पास ही लेके चलते हैं, आज के लाहौर हाई कोर्ट का जो मुख्तसर फैसला है उसके ऊपर। अता साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अता, सबसे पहले ये बताइएगा
बहाल कर दिए वापस परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला पर अदालत ने, और कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए टाइम फ्रेम भी नहीं दिया। क्या आप इनिशियल टेक अवेज हैं इस फैसले के ऊपर आपके, आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गवर्नर के ऑर्डर को सस्पेंड किया गया है, सेटिस्फाइड नहीं किया गया। अब ये फाइनल फैसला अदालत ने लेना है कि कभी ना कभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा, क्योंकि आइन के अंदर जो इख्तियार गवर्नर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का दिया गया है वो अपनी जगह स्टैंड करता है। तो देर सवेर, आज नहीं कल नहीं, अगली पेशी के बाद कभी ना कभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि असेंबलियों की जो तहलील था उससे हमारा इत्तेफाक नहीं था कि असेंबलियां तहलील होनी चाहिए। हमारा तो ये मकसद था कि 5 साल मुकम्मल हो। और देखिए, ये जब आप पंजाब असेंबली की बात करते हैं, ये बात भी भूलने वाली नहीं है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। उसके बाद जिस तरह जहाज चला और जिस तरह पटके पहने गए और एक गवर्नमेंट कायम हुई, वो आपके सामने है। अभी भी किसी एक पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। काफ लीग के वो 9 वोट हो गए हैं, वो 9 वोटों की उनको बर्तरी हासिल है जो काफ लीग के साथ हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब का जो मकसद था वो अब एक तरीके से ही पूरा होता है, क्योंकि असेंबलियों की तहलील तो रुक गई है और आज जुम्मे की डेडलाइन भी गुजर गई है। उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो रिजाइन कर जाएं। वो जो 600 इस्तीफों का एक 600 इस्तीफों की धमकी दी सर, अदालत ने तो उनको बहाल कर दिए, वो क्यों करेंगे रिजाइन? नहीं, मगर बात ये है ना, इमरान खान साहब तो नहीं बैठना चाहते ना असेंबली में। तो इमरान खान साहब के पास अब एक ही ऑप्शन है, अगर असेंबली दलील करनी है, वो जो 600-700 सीटों की बात करते चले जाएं, करे रिजाइन, जाके लड़े इलेक्शन। बात ये है कि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब भी वजीर आला लेंगे, उन्हें 186 का नंबर पूरा करना है जो उनके पास नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नर का ऑर्डर अपनी जगह मौजूद, उसको वक्ती तौर पे सस्पेंड जरूर किया गया है, पर गवर्नर का उनका इख्तियार जो आइन उनको देता है वो स्टैंड करेगा, उसको कोई भी ले नहीं सकता। सर, यानी जब जी, अच्छा, आपको लगता है वो स्टैंड करेगा अपनी जगह, उसको कोई ले नहीं सकता, लेकिन दिल्ली दूरस्थ सर, अगर अदालती समाअत में आगे जाकर ये हो गया कि गवर्नर साहब ने जो किया वो सेटिस्फैक्ट्री रीजंस नहीं थे उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहने के लिए, फिर देखिए, बिल्कुल लीगल बहस जो मेरिट पे होनी है उसमें अल्फाज यही यूज हुए हैं कि इफ द गवर्नर इज सेटिस्फाइड कि वो वजीर आला एतमाद खो चुके हैं। अब जो लीगल लेटर है जिसके अंदर उन्होंने वो रीजन साइट किए हैं और बताया है कि कैसे वो एतमाद खो चुके हैं, जिसमें हुसैन बहादुर दरिशक एक वजीर के साथ उनकी तल कलामी है, वजीर का रिजाइन है, चाल कास्त्रो का वजीर बनना है, 2 MPs का रिजाइन है, बाजवा साहब के ऊपर जो इमरान खान साहब में और परवेज इलाही साहब में डिफरेंसेस पाए जाते हैं और पब्लिकली इसका इजहार होता है, वो एक रीजन साइड किया गया है। तो रीजन तो बिल्कुल मेरिट के ऊपर हम समझते हैं ठीक है, मगर इसमें इस सारी गेम में अगर किसी ने गेम किया है तो हमने किया है और परवेज इलाही ने किया है। इस सारी गेम में लूजर इमरान खान है, क्योंकि उनका मकसद जो है वो पूरा नहीं हुआ। और बिल्कुल बात जा सकता है इस बात के ऊपर, क्योंकि आज केपी असेंबली तो मेरा ख्याल है तोड़ दी पैर को, केपी असेंबली में से रिजाइन आ गए होंगे। तो बात यह है कि ये दोनों असेंबलियां तोड़ने का जो वादा था, और देखिए उससे भी भाग गए, जो उससे भी भाग गए आपके ख्याल में। ठीक है अतम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अता तारड़ साहब कहते हैं कि परवेज इलाही ने भी गेन किया, हमने भी गेन किया, यानी पीडीएम अपोजिशन ने, बिगेस्ट लूजर इमरान खान रहे हैं सारी की सारी गेम। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, इसके ऊपर तज्जिया करेंगे। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म देते हुए वज़ारत आला पर परवेज़ इलाही को बहाल कर दिया है और मज़ीद इसकी समाअत होगी 11 जनवरी को। मज़हर अब्बास साहब, जैसे अभी हम अता तारड़ से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये जो सारा मामला हुआ है इसमें गवर्नर ने कुछ लूज़ नहीं किया, इसमें परवेज़ इलाही साहब ने कुछ लूज़ नहीं किया, बिगेस्ट लूज़र इज़ इमरान खान। क्या मासूमियत है अता मोहम्मद तारड़ की, इतनी मासूमियत से वो ये कन्फेस कर गए कि उनके और परवेज़ इलाही के दरमियान जो है कोई अंडरस्टैंडिंग थी और इमरान खान को उन्होंने लूज़र शो किया। मुझे नहीं लगता इमरान खान कोई बहुत बड़े लूज़र होंगे। देखना ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बहरहाल एक तारीख तय होगी जब भी लाहौर हाई कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग होगी, उसमें मजीद 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे या नहीं लेंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो जाएंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इंपॉर्टेंट ये होगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद क्या करेंगे,
क्या उसके बाद असेंबली तहलील करेंगे? अगर करेंगे तो फिर इलेक्शंस आ जाएगा रमज़ान में। ठीक है। तो या तो परवेज इलाही इमरान खान को ये कहेंगे कि अब तो तहलील करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो रमज़ान गुजार लें। रमज़ान गुजारने का मतलब ये कि फिर आप जो है वो आ गए, करीब करीब आ गए अगस्त के। ओके। तो मुझे लगता ये है कि क्लेवरली, चाहे जो भी हो, अंडरस्टैंडिंग हो या नहीं हो, बज़ाहिर लगता है अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हो, तो कम से कम ये जो हुआ है कि जिस तरह सेक्रेटरी पंजाब असेंबली ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, रात गए जी, उससे ही नजर आता था कि मामला कुछ गड़बड़ है ओके उसमें। और अब देखना ये, अब मुझे कम से कम बहुत इस चीज का इम्कान कम लग रहा है कि चूंकि अप्रैल में तो इलेक्शंस नहीं हो सकते। नहीं तो फिर तो जो आप कह रहे हैं इमरान खान को तो सूट करता था ना कि इलेक्शन हो, और वो तो शुरू से ये चाहते थे। उस हिसाब से तो वाकई जो आता कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं न्यायी साहब। तो फिर तो इमरान खान साहब ने कुछ नहीं गेन किया ना, क्योंकि आज देखिए बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक भी जो कानून साजी हो रही है उसके ऊपर भी हमें जरा आगे जाके मामला डिस्कस करते हैं न्यायी साहब। लेकिन उसमें ये देखे ना कि चीज ये है कि पीडीएम ने क्या गेन किया है। क्या पीडीएम ने तो पीएमएलक्यू और पीटीआई की गवर्नमेंट चलती रही, क्या गेन किया न्यायी साहब? अलीना, पहले तो मैं एक थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि एक जो जुमला मुतरज़ा जो है बोल दूं जी। जब ताड़ साहब बात कर रहे थे तो भट्टी साहब माशाल्लाह आजकल उनका एक खासा बड़ा इमेज है, संजीदा एनालिस्ट है, तो मुसलसल हंसते रहे हैं और वो हमारे मेहमान थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि भट्टी साहब भी रियलाइज करेंगे कि यह हमें ज़ेब नहीं देता कि हम उनकी वो बात कर रहे हैं और हम हंसते रहें और उनकी तस्दीक करें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं माजरत चाहता हूं न्यायी साहब, मैं माजरत चाहता हूं। मुझे पता और भट्टी साहब हम आपस में करते रहते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा मैं निचली स्क्रीन कह सकता था, मैंने कहा ताकि मेरा ख्याल है न्यायी साहब जुमला बोलना एक तो उसमें ये ऐसा मैंने हो गया। मैं जो भी ठीक है न्यायी साहब, आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया सर, मुझे बता दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। अच्छा, ब्रेक के बाद नहीं ले लेते मुझे, ताकि मैं तफसील से अपनी तकरीर जारी रख सकूं। चले न्यायी साहब, आपकी रिक्वेस्ट पे अमल करते हुए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर तसल्ली से बात करते हैं इसके ऊपर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। न्यायी साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले हम आपसे बात कर रहे थे, सर क्या समझते हैं, क्या खान साहब ने इसमें खोया, परवेज़ इलाही और हुकूमत की जीत हुई है? क्योंकि ये भी पॉइंट काबिल ज़िक्र है, हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन ने हमें अभी मज़ीद वाज़े किया है कि अदालत ने ये कहा है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले के ऊपर कुछ मुदाखलत अभी नहीं कर रहे। वो फिर गवर्नर साहब के वकील ने भी आगे से उसको बताया था कि हम अगर ये लोग कॉन्फिडेंस का वोट ले लें तो हम अपना नोटिफिकेशन वापस ले सकते हैं। कैसे देख रहे हैं? अलीना, पहले तो ताज़ा मैंने कल ही शायद आपके प्रोग्राम में कहा है कि जी 3-4 महीने अदालती जंग लगेगी और फिर मार्च अप्रैल में जाके इमरान खान साहब जो, और फिर मैंने ये भी कहा था कि इस दौरान इमरान खान साहब शायद नेशनल असेंबली में वापस भी चले जाए, इसी प्रोग्राम में कहा था। और मार्च अप्रैल में जाके सीरियस डिस्कशन होगी जिसमें इमरान खान साहब को कहा जाएगा कि असेंबली में वापस आए और सीरियस डिस्कशन करें, तो हम इलेक्शन कुछ आगे पीछे कर लेते हैं। एंड ऑफ द डे इलेक्शन एग्जैक्टली अगस्त तक ये गवर्नमेंट चलेगी और फिर डिसॉल्व होगी। ये बाकी जो है ना जो चलाकी होती है उनके साथ एक दूसरे के साथ जो है ना हेरा फेरी। बाकी देखिए, मुझे अभी जो चौधरी साहब जो थे, नाम फैसल चौधरी साहब जो है, वो भी गुफ्तगू फरमा रहे थे और ये बड़ा एक नैरेटिव बना हुआ है पीटीआई की लीडरशिप का, ठीक बना हुआ कि ये इलेक्शन क्यों भाग रहे हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि आप जब आए तो आपने जुम्बश कलम अप्रैल 2019 में 58,000 लोकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव को आपने जो है डिसमिस कर दिया और सिस्टम जो है आपने अबॉलिश कर दिया लोकल बॉडीज का, और साथ कहा जी 1 साल में इलेक्शन कराएंगे। अदालत ने हुक्म दिया 2020 में कि आप इसको केस अदालत में चला गया, उन्होंने उनको बहाल कर दिया, उन्होंने हुक्म दिया कि आप इतने महीने में कराएं लोकल बॉडीज इलेक्शन, नहीं कराएं अपनी आखिरी सांस तक। फिर उसके बाद कितनी दफा इनको इलेक्शन कराने का मौका मिला है या इन पर प्रेशर था, तो ये किसी सूरत में जो इलेक्शन कराने से शायद वे कर रहे थे और आखिरी भी 1-2-3 महीने में उनके पास था कि असेंबली तोड़ दे। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई तो ये बात हमारे सामने आ चुकी है। DJSPR ने कहा, फिर इमरान खान साहब खुद एडमिट किया कि मैंने बाजवा साहब कहा कि ये वापस ले ले, मैं इलेक्शन कराता हूँ। देखो, हर दफा फैसले आपने नहीं करने होते, आपको वो फैसला नहीं होगा कि पॉलिटिक्स में
ये चीज नहीं होती कि जो चीज इमरान खान को सूट करेगी वही पॉलिटिक्स करेंगे। अगर कुछ हालात दूसरी पार्टी को सूट नहीं कर रहे, जैसे ये इमरान खान साहब एक वक्त में नहीं कर रहे थे, तो ठीक है फिर ये तो डिसीजन के लिए कहना कि जी आप वो बड़ा अच्छाई और उनसे सूट। दूसरा बात यह जी कि ये जो कुछ हो रहा है, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इसके अंदर जो सारे मेरे दोस्तों ने कहा है, मैं बाय एंड लार्ज एग्री करता हूँ। असल में एक मुझे ज़ाहिर एनालिसिस इज ऑलवेज एनालिसिस, ये कोई मैं कोई हकीकत तो नहीं बताता हूँ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है समहाउ जो हुकूमत जो वफाकी है और काफली के अंदर और पुरजलाई के अंदर, और इसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी पार्टनर हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग एक बंदा नहीं है। अच्छा, वहां पे इंटरेस्टिंग सूरत हाल है सर, तहरीक इंसाफ के लोग से बढ़कर तहरीक इंसाफ में एक चीज और एक शख्स की मरकजी अहमियत है, इमरान खान साहब। क्या वो ऑन बोर्ड है? नहीं वो ठीक है, लेकिन नहीं मैं बता रहा हूँ ना, वो ये कि इमरान खान साहब को मनवा इतने प्रेशर मान जाते, वो इसलिए नहीं माने कि एमएनए जो है उन्होंने रिजाइन दे रखा है। अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं प्रोविंशियल असेंबली में। ये मुझे खुद मिनिस्टर्स ने प्रोविंशियल एमपीएस ने कहा है कि देखो ये एमएनए इमरान खान साहब पे प्रेशर दे रहे हैं कि जी आप सूबाई असेंबली डिसॉल्व करें। तो शामम कुरैशी है या फवाद साहब, ये बड़ी दिलचस्प आप बात करें और हमारे बाकी तज्जियाकारों ने भी जैसे किए। इसके ऊपर हम कल तफसीलन मजीद बात करेंगे। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।